MPL entered into a non-cancelable lease in the previous period for some office space. However, किताबें खुली छोड़ के जानी थी ना, क्यों खोलनी पड़ी हैं? However, the company's plans changed. कंपनी के प्लान चेंज हो गए. ये हाइब्रिड में कोई किताब के बगैर भी बैठे हुए हजरात नजर आ रहे हैं. अच्छा, चलिए मर्जी है. However, the company's plans changed. कंपनी के प्लान चेंज हो गए. And the office was no longer required. At 1 जनवरी 16, ठीक है जी, अस्सलाम. At 1 जनवरी 16, a correctly calculated provision was made for future outstanding rentals for the remaining 5 years. ओहो, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं. जहां सुकून होता ही नहीं वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग. नाफरमानी में कैसे सुकून हो सकता है? ओके. किधर है वो एग्जाम्पल? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. On 1 जनवरी 15, a correctly calculated provision is made for outstanding rentals. यानी ये वाली एंट्री उसने कर दी है. On 1 जनवरी 15, a correctly calculated provision is made for outstanding rentals. अब इसमें टोटल रेंटल्स नहीं इसने किए होंगे, कुछ रेंटल तो पे कर दिए होंगे, लेकिन जो बकाया रेंटल रह गए होंगे उनकी कैलकुलेशन कर दी है. यानी 8 लाख की एंट्री वो कर चुका है, लेकिन मैंने कोई ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो करनी नहीं है. तो जो उसने एंट्री की है वो भी मैं करने लगा हूं, बिकॉज मैंने तो नोट बनाना है. नोट में तो ये एंट्री मैंने डालनी है. एट 1 जनवरी 16, अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर रेंटल्स. इसकी प्रोविजन आपने निकाली है और वो कितने पे निकली है? 8 लाख पे, 80,000 पे. तो इसको टी अकाउंट में बना लेते हैं. अब फ्यूचर रेंटल कितने हैं, उनकी पीवी कितनी है, वो दे दिए इसने. अब पता नहीं कि फ्यूचर रेंटल शायद 90 और 90,000, 80,000 तो पीवी है ना. हो सकता है फ्यूचर रेंटल मिसाल के तौर पे मैं कह दूं 50 और 50,000 हो, तो 1 लाख को डिस्काउंट करके 80,000 जवाब आ गया. तो ये वाली एंट्री वो कर चुका है और 8% डिस्काउंट रेट यूज किया है, और 8% डिस्काउंट रेट इसने यूज किया है. लेकिन अब ये तो 1 जनवरी को किया है, एट 1 जनवरी 16. मुझे तो अनवाइंडिंग भी करनी पड़ेगी. 80 इंटू 8% जी 6.4. The rent paid during the year was 15. Carry down 71.4. Working number 3. Entries: expense debit, चलें जी.
कुछ भी नहीं, आज सब लाइट मोड पे है। ओके अब ये जो प्रोविजन का अकाउंट है ना, प्रोविजन का अकाउंट, इसमें ये क्रेडिट जाना है 80 का और क्रेडिट जाना है 6.4 का और डेबिट जाना है 15 का। P&L की कहानी अलग है। तो इन अमाउंट्स को प्रोविजन के अकाउंट में मादरत 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 इन अमाउंट्स को प्रोविजन के अकाउंट में लेके जाना है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 80, एक्सपेंस छोड़ें, प्रोविजन क्रेडिट 80, प्रोविजन क्रेडिट 6.4, प्रोविजन डेबिट 15। बेसिकली ये है, ये दोनों फिगर्स प्लस हैं और ये माइनस है। पॉइंट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। किस इलाके से आना हुआ? ना मार, मुझे ऐसे ना मारो ना, मुझे ना मारो ऐसे। शुजाबाद से आना हुआ, माशाल्लाह। लेट क्यों हो गए भाई? दोस्त के साथ गए हुए थे। ऐसे ही दोस्त खराब करते हैं। P&L में जाएगा एक्सपेंस 80 का, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला। जी बिल्कुल 80 का। मोहतरम आपने तो कमाल कर दिया आज। जो फिगर मैंने बतानी थी वो आपने बता दी, मैं क्या बताऊंगा अब। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 6.4, बस। पता नहीं केड़े केड़े लगे ने, की लगे ने मैंने पता नहीं। 16 पॉइंट केड़ा कितों कटिया तुसी बाकी दसो जरा। 110.4 16 पता नहीं कितों कितों आ रही थी। बुक के सॉल्यूशन में था, उसमें भी देख लेते हैं जाके। क्या चीज? सॉल्यूशन में क्या हुआ? ये कब का लिखा हुआ है? देखा ही नहीं। ऑनलाइन वालों ये इनकी बातों में ना आया करो। अच्छा 110.4 डेप्रिसिएशन भी सॉल्यूशन में डाली हुई है। बाकी वो ये 1200 और ये 1200 अलग अलग शो हुआ हुआ सॉल्यूशन में। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन सॉल्यूशन में शो नहीं हुई। ये तस्वीर खींच लो भाई, इसको सही कर लेंगे। बस सॉल्यूशन वही जो मैंने करवाया है, क्योंकि सॉल्यूशन में ये वाला एक्सपेंस और ये वाली इनकम नेट नहीं हुई। बेहतर है नेट कर दें। ओके नाउ
अब बनेगा नोट नंबर 7.1, नोट 7.2 और नोट 7.3 रेफर बुक सॉल्यूशन। लो जी, इस तरह ये टाइम अपना करते हैं ना, आगे हमें भी नहीं कॉन्सेप्ट आते इस तरह। फिर रेफर बुक सॉल्यूशन तो पेपर में भी लिखाइएगा। नोट 7.123 अब ब्रीफ नेचर देनी है बस इवेंट की, इसमें ब्रीफ नेचर इवेंट की दे देते हैं जी। आ जाएं, क्लास तो खत्म होने वाली है। ओके, द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेजेस रिलेट्स टू रिस्टोरेशन ऑफ लैंड फॉलोइंग द इनिशियल ग्राउंड वर्क अंडरटेकन। ये नेचर दे रहे हैं, बताना है कि नेचर देनी है या नेचर लिखनी है। नेचर लिखनी है। द कंपनी हैज एन एडवर्टाइज पॉलिसी रेडी टू रिस्टोर ऑल एनवायरमेंटल डैमेजेस कॉज्ड बाय इट्स बिजनेस ऑपरेशन। द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन estimated cost of environmental damages caused and it is not likely to be paid until 2040। ये किस साल में हुआ था? 2016 से आगे उसने फिर 25 साल गिने हैं। During the year an explosion at one of company's oil extraction plant caused a number of employees to suffer injury. This provision is to cover personal injury claims made by individuals concerned. The provision is based on lawyer's best estimate of likely amount that can reasonably be settled. It is hoped that, इतनी डिटेल तो आपने नहीं लिखनी, बस थोड़ा बहुत लिखा है। It is hoped that all claims will be settled in next financial year. It is expect, ये तो नहीं शायद सवाल में लिखा हुआ था, शायद लिखा हुआ, पता नहीं, मेरे नहीं लिखा हुआ था, वैसे ही आगे आपने डाला हुआ। It is expected that full amount of these claims will be reimbursed by an insurance company। बल्कि virtually certain, expected तो लफ्ज़ गलत है। Company has an ongoing lease obligation in respect of office space that is now being used by company. The outstanding lease liability at the year end was 71.4 and lease has another 4 years to run। ये 71.4 बताने की जरूरत तो नहीं थी, एज इट इज बस बता देना था। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा इसने, ये लिखाना चाहिए था बस। तो ये नेचर आपने बता के आनी है। ओके, अच्छा जी, फाइनल अकाउंट का एक फुल फ्लेज प्रॉपर सवाल हमने करना है। उससे पहले 2-3 मिनट लगा के इस सवाल को भी ख़त्म कर दें। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज का नोट्स बनाना है फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर इंक्लूडिंग नैरेटिव कमेंट्री। नैरेटिव कमेंट्री भी शामिल करनी है, वही जो भी दिखाई है आपको। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद अ वारंटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द वारंटी स्टूड एट 750। A number of claims have been settled during the year. At year end the claims are 630। बैलेंसिंग, ये तो अकाउंट बनाते थे आप लोग मेरे ख्याल से उसमें IS 12 में 280। तो अब इसका क्या डिस्क्लोजर बनाना है ये देख लें बस। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज वारंटी 750 माइनस 400 वैसे नीचे आना चाहिए था, और प्लस 280 इज इक्वल टू 630। अ ट्रांसफार्मर यूनिट सप्लाई टू रहीम यार खान, एक ही दफ़ा नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लोडेड। द हॉस्पिटल हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर डैमेजेस फॉर 10 मिलियन अगेंस्ट एस। ये तो उन्होंने मांगा है। STA legal stated value of this claim has been estimated at 9 million. The explosion was due to faulty components supplied to us. Legal proceedings have been started against the supplier. और लॉयर कहते हैं बहुत अच्छा चांस है कि हमें 40% ऑफ द अमाउंट मिल जाएगी। बहरहाल इसकी नो एंट्री, क्योंकि ये प्रॉबेबल है। लॉयर कह रहे हैं बहुत अच्छा चांस है, तो लॉयर के कहने से वर्चुअली सर्टन नहीं बनता। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट देखें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा, एक्सपेंस की जगह उसने इंक्रीज डिक्रीज का लफ्ज़, इंक्रीज का लफ्ज़ लिखा है, ठीक है। In December, STL entered into an 18 months fixed price contract to supply a customer 100 units per month। ये एग्रीमेंट साल के आखिरी दिन हुआ है। फोरकास्ट प्रॉफिट 1600 था, बट अब पता चला है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्राइसेस की वजह से हर यूनिट 800 का लॉस कमाएगा। कैंसिल नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट।
800 का लॉस 18 महीने तक होता रहेगा 100 यूनिट्स पे। 800 का लॉस पर यूनिट होगा 100 यूनिट्स पर 18 महीने तक। तो 18 ज़रब 100 ज़रब 800 1440। तो एंट्री बन गई इसकी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 144। ये रुपीज़ इन थाउजेंड में है तो फिर ये भी रुपीज़ इन थाउजेंड में कर दिया 1440। बस ओपनिंग और यूज़ कोई नहीं है, बस 1440 इधर आ गया। चलें जी ये 3 एंट्रीज कर लें, एक का टी अकाउंट बना लें, 2 की एंट्रीज कर लें। सवाल ख़त्म हो गया ये भी। अच्छा अब जो है ना, जो अंग्रेजी लिख के आनी है, नरेटिव डिस्क्लोजर, इसमें सिर्फ प्रोविजन बन रही थी, इसमें प्रोविजन भी थी, इसमें प्रोविजन थी, इसमें प्रोविजन भी थी और रिसीवेबल भी था। इसमें सिर्फ प्रोविजन थी। तो नरेटिव डिस्क्लोजर्स में हमने प्रोविजन के बारे में पढ़ा है, प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन। हाँ प्रोविजन का डिस्क्लोजर दे देते हैं रिसीवेबल वाला भी, कि प्रोविजन के अगेंस्ट कितना रिसीवेबल है, लेकिन इधर प्रोविजन है सिर्फ, इधर प्रोविजन है और कॉन्टिंजेंट एसेट है, और इधर खाली प्रोविजन है। तो अच्छा इसमें कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी है खींचतान के, एक लो चांस उसका भी है, 10 मांगा है 9 देंगे, तो इसमें कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी आ सकती है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मैं नोट करने देता हूं जरा सबर। अब करना क्या है,
पहली वाली प्रोविजन, दूसरी वाली और प्रोविजन और तीसरी वाली प्रोविजन, इन तीनों को डिस्क्लोज भी करना है इन नरेटिव फॉर्म के नेचर क्या है। और दूसरी वाली कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर हम माने तो उसको भी डिस्क्लोज करना है अंग्रेजी लिख के। और दूसरे वाले में जो कॉन्टिंजेंट एसेट बना है उसको भी डिस्क्लोज करना है। अब अगर हम अंग्रेजी के पॉइंट बनाएं तो असूली तौर पे एक पॉइंट ये बनेगा, दूसरे में ये तीनों बातें आएंगी और तीसरा पॉइंट बनेगा। यानी डिस्क्लोजर तीन बन सकते हैं, इसमें एक ही बात आएगी, इसमें तीन बातें आएंगी और इसमें एक बात आएगी। कि अब इसका जरा मैं ज़बानी बताना शुरू करता हूं। At year end, there are some warranty claims which are pending. So we have recorded a provision in this regard. There was an explosion in our factory in Rahim Yar Khan, and due to this, certain persons have filed claim या legal proceedings against us. So provision has been made. However, there is a contingent liability of 1 million as well in respect of these claims. 1 million की contingent liability भी है। And आखिरी के बारे में there is also a contingent asset जो हमारा बन रहा है, because there is a good chance that we will win the case which we will file against our supplier who has supplied us faulty components। यहीं से अंग्रेजी उठा के। And there is an 18 months fixed price contract on which we are expecting a loss of 800 per unit, so a provision is made in this regard as well। तो ये पांच बातें अगर लिख के आ जाएं तो ये डिस्क्लोजर बन जाएंगे नरेटिव फॉर्म में। द कंपनी ग्रांट्स वारंटीज ऑन सर्टेन गुड्स, द लीगल क्लेम प्रोविजन इज रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम बाय कस्टमर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट सप्लाइड बाय द कंपनी। इसमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं डाला मैंने, आई के नहीं डाला होगा अपने सोल्यूशन में। द कंपनी इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट अ सप्लायर, दीज कंपोनेंट्स लेड इन अ पार्ट ऑफ कंपनी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑलरेडी हो चुकी है। लीगल एडवाइस डेट दिस क्लेम इज लाइकली टू सक्सीड एंड शुड अमाउंट टू अराउंड 40% ऑफ टोटल डैमेजेस। टोटल डैमेजेस असल में 9 है ना, तो उसका 40% इसने निकाल दिया। अच्छा, आपने ये कहीं नहीं देखा कि इसमें लिखा हुआ है कॉन्टिंजेंट एसेट विल बी डिस्क्लोज्ड। अंग्रेजी इस तरह नहीं आ रही, कॉन्टिंजेंट एसेट की नेचर आ रही है। द कंपनी इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट सप्लायर, दीज कंपोनेंट्स लेड इन अ पार्ट ऑफ ये, लीगल एडवाइस इज डेट दिस क्लेम इज लाइकली टू सक्सीड एंड शुड अमाउंट टू इतने। तो ये नेचर आ गई और ये एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट आ गया। द प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 18 मंथ्स फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ये नेचर आ रही है। एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट तो ऊपर दिया हुआ है। तो शुड बी डिस्क्लोज्ड, शुड बी मेड की बजाय हैज बीन मेड अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल है। शुड बी डिस्क्लोज्ड वाली अंग्रेजी नहीं यहां आनी चाहिए। और शुड बी डिस्क्लोज्ड, शुड बी अकाउंटेड फॉर, शुड बी रिकॉर्डेड की बजाय एज इट इज नेचर आनी चाहिए। तो बताएं, देयर आर सम वारंटी क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, बोलें। इससे उनको नेचर पता चल गई, बस इससे और ज्यादा क्या करें। अब प्रोविजन को एक्सप्लेन करें। देयर इज अ एक्सप्लोजन इन वन ऑफ यूनिट्स इन रहीम यार खान। अच्छा, आगे देखें क्या लिखे है। द लीगल क्लेम्स प्रोविजन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम बाय कस्टमर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट सप्लाइड बाय कंपनी। तो ये हुआ क्यों है? ट्रांसफार्मर यूनिट्स सप्लाइड टू रहीम यार खान एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर। किसी ने हमें ट्रांसफार्मर दिया हुआ था, वो एक्सप्लोड कर गया था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जो है, साहिवाल ट्रांसफार्मर्स हैं, सॉरी, ओ हो, हम खुद ट्रांसफार्मर वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर हमने सप्लाई किया था किसको? किसी हॉस्पिटल को, और वो एक्सप्लोड कर गया था। तो हॉस्पिटल ने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है। तो फिर सिंपल लिखा है, द प्रोविजन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ explosion of transformer which was supplied by us to a hospital which has started legal proceeding against us। और शुरू में लफ्ज डाला करें हर एक में, a provision has been made for products sold under a warranty। a provision is to be made ने लिख के आना, provision has been made
because there was an explosion of transformer which was provided by us to a hospital. अच्छा, उसके बाद कॉन्टेंजेंट एसेट, कॉन्टेंजेंट एसेट की हेडिंग देके, कॉन्टेंजेंट एसेट की हेडिंग देके एज पर लीगल एडवाइजर, ये नीचे एज पर लीगल एडवाइजर देयर इज ए गुड चांस ऑफ विनिंग द केस विच, नेचर तो बताई नहीं हमने, केस विच इज फाइल्ड बाय अस अगेंस्ट आवर सप्लायर, जो हमने अपने किसके खिलाफ फाइल कर दिया है, सप्लायर के खिलाफ फायर कर दी, वो सप्लायर के खिलाफ केस कर दिए, क्योंकि उसने कंपोनेंट्स ऐसे दिए थे जो ट्रांसफार्मर में हमने लगाए और हमारा ट्रांसफार्मर फिर खराब हुआ। और आखिरी में देयर इज अ प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ 18 मंथ्स फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू अकर अ लॉस ऑफ 800। इस तरह की कोई अंग्रेजी लिख के आनी है एज इट इज जहां से उठा के। अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ फाइनल अकाउंट्स के सवाल की तरफ। भाई ये वाइट बोर्ड पे मिटा दो जो किया हुआ है, मिटा दिया हुआ है, मिटा दो। किधर है फाइनल अकाउंट्स? ब्रीफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है, या ये लिख के आने के ब्रीफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, क्या है, यानी बताइए ना, तो नहीं लिख के आना कि ब्रीफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ। जी AC 22 पे कर दो, पेज 680। कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है डेबिट साइड पे, एडमिन एंड सेलिंग आ रहे हैं डेबिट साइड पे। एडमिन और सेलिंग को इकट्ठा करके क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, रेंट ऑफ व्हीकल्स आ रहा है, रेंट ऑफ व्हीकल पेज 680। रेंट ऑफ व्हीकल्स तो कोई चीज़ नहीं है, इसको कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। रेवेन्यू आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी आ रही है, प्लांट आ रहा है, कंपनी डिप्शन ओपनिंग आ रही है। इसका मतलब है हमें इस साल की डिप्शन निकालनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, ओपनिंग, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग है। रिटेन अर्निंग ओपनिंग का ये मतलब है कि अभी इस साल के सेल और ख़र्चे वगैरह आपको फिर नज़र अलग से आ रहे होंगे, इनको आपने उठा के P&L में लेके जाना है और फिर रिटेन अर्निंग में लाना है। लोन नोट्स, डेफर टैक्स का भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और डेटर आ रहे हैं, ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, और बैंक आ रहा है। द फॉलोइंग आर द नोट्स। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 6% पर ईयर। देर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेंट ऑफ व्हीकल्स। रेंट ऑफ व्हीकल्स के 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 8600 के। ए रिसेंट रिव्यू बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट रिवील्ड दैट 8600 में से 7000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है एक व्हीकल को किराए पे लेने के लिए। असल में ये लीज़ है जो हमारे साल के पहले दिन शुरू हुई है और उसी वक्त रेंटल पे कर दिया गया था एडवांस में, विच वॉज व्हेन रेंटल वॉज पेड। लीज एग्रीमेंट 4 साल का है और 7-7 मिलियन की और भी पेमेंट्स होनी है, टोटल 3 बनेगी ना फिर। द व्हीकल इन द लीज है फेयर वैल्यू, लेसी फेयर वैल्यू को इग्नोर करता है, एंड दे शुड बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज 10%। द अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हीकल, अदर कॉन्ट्रैक्ट 1600। The other contract for vehicle relates to a lease of vehicle for 5 months. So ये short term lease है. And the rent payment should be charged to operating expenses. Other plant and equipment is depreciated at 20% per year by reducing balance method. All depreciation of PP should be charged to cost of sale. तो ठीक है, ROU की भी फिर cost of sale में डाल देंगे, unless के कुछ और बता दें। The leasehold property, the leasehold property
has 25 years life and is amortized at straight line rate. On 30 September, the leasehold property was revalued to 220 million and the directors wish to incorporate this revaluation. Okay. अल्लाह का शुक्र है कोई इंटरेस्ट उल्टानी नहीं पड़ेंगी हमें, क्योंकि अभी एसेट भी कॉस्ट पे ही पड़ा है और डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुई नहीं है, और अगर कॉस्ट मॉडल डिप्रेशन चार्ज हो गई होती तो वो उल्टानी पड़ती। अल्लाह का शुक्र है डिप्रेशन चार्ज हुई नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने आपको बताया था CTP के लिए लफ्ज़ यूज़ करता है वो, इज़ 18 मिलियन। एट 30 सितंबर देयर आर TTDs ऑफ 92 मिलियन। द रेट ऑफ टैक्स इज 25%। P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। इसमें नहीं होगा उसकी तरह कंसोलिडेशन की तरह के पहले बैलेंस शीट बना लेंगे बाद में P&L बनाएंगे, इसमें दोनों इकट्ठे ही चलाएंगे अब हम जी। P&L का फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह सारा ऊपर खुद ही लिख लीजिएगा। मैं इधर P&L और OCI लिखूंगा बस। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एड अदर इनकम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस फाइनेंस कॉस्ट, लेस अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और सेलिंग इसमें आ गए हैं, ऑपरेटिंग में उसने अलग अलग नहीं दिए हुए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, SOCI बन गया। फिर एड OCI, अभी हम सवाल पढ़ आए हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है PPE का। PCI, SOFP, क्लबिंग से तो देख लेते हैं, बाकी तो अच्छा नोट नहीं बनाना P&L और बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं? PPE है, इन्वेस्टमेंट्स है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, लोन है, डेफर्ड टैक्स है, इन्वेंट्री है, डेटर है, ट्रेड पेबल्स है, बैंक है जी। नॉन करंट एसेट्स लिख दीजिएगा, पहले एसेट सेटिंग दे दीजिएगा, फिर नॉन करंट, फिर उसके बाद वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन से वैसे हम पढ़ आए हैं कि राइट ऑफ यूज़ भी है। एक लाइन आप एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा खाली, वैसे तो हम अदर इंफॉर्मेशन भी पढ़ आए हैं। अच्छा जी, इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में तरतीब क्या होगी? स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक। स्टॉक, इन्वेंट्री का लफ्ज़ है तो इन्वेंट्री ही लिखना चाहिए था वैसे। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है सवाल में, चलें एक लाइन छोड़ देते हैं। और कैश एंड बैंक तो नहीं है, बस बैंक ही है, कैश एंड बैंक लिख देना बेहतर है वैसे। अच्छा जी, आगे इक्विटी जी, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आ रहे सवाल में? नहीं है, नहीं है, बस ठीक है फिर जाने दें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज। लोन आ रहा है, जगह खत्म हो गई है। करंट लायबिलिटीज,
करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, लीज तो आनी है ना, तो लीज का भी करंट पोर्शन आएगा। तो याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एंड पे भी डाल सकते हैं, वैसे बेहतर है फॉर्मेट ज़्यादा याद रहे। करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, इधर भी लीज ऑब्लिगेशन डाल सकते हैं अगर याद आ जाए कि अदर इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है ऐसा कि साथ साथ सब कुछ करें। अच्छा जी, अब तरतीब बता दें। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, आगे इंटरेस्ट, डिविडेंड टैक्स, इंटरेस्ट पेएबल, फाइनेंस कॉस्ट है वैसे, अगर नहीं भी आपको याद आई तो कोई मसला नहीं, वो एंड पे भी डाली जा सकती है। फाइनेंस कॉस्ट पेएबल, और डिविडेंड नहीं है पूरे सवाल में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेफर टैक्स भी नजर आ रहा था, वो लाइबिलिटी साइड पे नजर आ रहा था, एसेट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे। देख लें ट्रायल में कोई चीज़ रहेगी हो तो। क्लबिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसकी क्लबिंग की ज़रूरत हो। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी सवाल में मांगी नहीं है, लेकिन बना दें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। पहले सफ़े पे P&L, दूसरे तीसरे पे बैलेंस शीट बेशक बना लें, चौथे पे स्टेटमेंट चेंज इक्विटी, जैसे भी करना है। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी मांगी नहीं उसने। कुछ भी नहीं है सवाल में, तो ऐसा आज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा जी, स्टार्ट। बेहतर अदर इन्फॉर्मेशन से शुरू कर दें, और जो जो चीज़ें ट्रायल पे चाहिए हुई उनको देख लीजिएगा। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज 6% पर ईयर। लोन पर इंटरेस्ट रेट कितने? चलें जी, वर्किंग वन, 50,000 इंटू जी कितना? 3,000। ये क्या चक्कर है? ट्रायल में नजर आ रहा है 1500 और टोटल है 3,000। क्या करें फिर? ये तो पेड है ना, तो टोटल कितना है? लोन पे बन कितना रहे, पे कितना कर दिया है, बाकी का क्या करें? बाकी की डबल एंट्री करें, बाकी की डबल एंट्री करें। तो -1500 जो कि ऑलरेडी, तो 1500 क्या बन गया? पेबल। पहले जरा कैमरा उधर ही रखो, कुछ लोग वो नोट कर रहे हैं। जी बताएं। एंट्री वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, इसने कहाँ जाना है? इंटरेस्ट ने। तो माय डियर, इधर वर्किंग 2 अभी साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने तो आपकी मर्जी है, वो कोई मसला नहीं। इसने फाइनेंस कॉस्ट में जाना है। अच्छा, कुछ तो मुझे ट्रायल के अंदर नजर आ रहा है, वो 1500 है, वो अभी उठाने की जरूरत नहीं है। उठाने एक दफा उठा लें, आपकी मर्जी है। ट्रायल का जो 1500 नजर आ रहा है, मुझे जो 3,000 - 1500 है उसकी डबल एंट्री करनी है।
तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट जो ट्रायल में नजर आ रहा था, इसका नाम इंटरेस्ट रख दें, ट्रायल वाला इधर लिख देंगे। अभी मैं ट्रायल लिख रहा हूं, आप लोग किस तरह लिखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि लीज का इंटरेस्ट भी इसमें आना है ना। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका है, लोन का। तो ट्रायल वाला 1500 इधर आ जाएगा, इस वाले 1500 की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। टोटल कितना था 3000। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उसकी डबल एंट्रीज करनी है। ये फिक्स की तरह सवाल नहीं होगा कि सेल का नोट 1, कॉस्ट ऑफ सेल का नोट 2, उसका नोट 3, फिक्स की तरह सवाल नहीं होगा, क्योंकि सवाल ने नोट नहीं मांगे, ना P&L में नोट मांगे, ना बैलेंस शीट में। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ वर्किंग्स के जरिए चलना पड़ेगा। जी, टोटल कितना मैंने निकाला था 3000। ट्रायल में कितना पेड है, उसने लिखा हुआ है ना C नोट 1, बात ही खत्म हो गई। तो यही वही वाला इंटरेस्ट है। तो बाकी कितना रह गया 1500। अच्छा जी, देयर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेंट ऑफ व्हीकल्स। A recent review by finance department lead the conclusion that 7 million of the total rentals of vehicles relates to lease rather than a rent. इसने गलती से कहां डाल दिया हुआ है, रेंट अकाउंट में। इसने गलती से कहां डाल दिया हुआ है, क्या लस लिखा हुआ है, रेंट ऑफ व्हीकल्स इज 7000। व्हीकल्स का रेंट कितना है 7000। अब इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग के चक्कर में पड़ना है तो वो लंबी बहस है। उससे अगर बाहर निकल के कोई शॉर्टकट तरीका देखें तो उसकी तरफ चलते हैं। वर्किंग 3 पीवी 7000 जमा 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 3, 4 साल की लीज है जी। टू 44408 जी। ये कम जनवरी, ये कम अक्टूबर। The lease were entered on यकम अक्टूबर 14 which was when 7 was paid। यानी एडवांस का सवाल है। और हमारे साल का पहला दिन है 30 सितंबर 15 हमारा साल है। The lease agreement is for 4 years and there will be 3 more annual payment, total 4 हो गई। The vehicle in the lease agreement had a fair value of इतने and they should be depreciated in the straight line method। The interest rate implicit in the lease is 10% per year। जी बताएं। यकम अक्टूबर 14, यकम अक्टूबर 1 2 अच्छा। जनरल एंट्रीज के जरिए चलें या लेसी का पहले साल का P&L बैलेंस शीट बना दें डायरेक्ट। जनरल एंट्रीज के जरिए अगर आप चलेंगे ना तो फिर आपको लीज लाइबिलिटी तो कहीं नजर नहीं आएगी, वो फिर करंट नॉन करंट अलग वैसे भी करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे करने लगा हूं कि पहले जो है ना वो डायरेक्ट जाके P&L बैलेंस शीट पोस्ट करने लगा हूं, फिर जिनको दूसरी कंफ्यूजन हुई उनका मसला बाद में देख लेंगे। डेप्रिसिएशन भी निकाल के रख लें इधर ही। एग्जामिनर वर्किंग 3 में ही सब कुछ ले लो मेरी तरफ से। हेडिंग दे दें अगली, डेप्रीसिएशन 3.1 हेडिंग दे दें या इसी में जाने दें, वो मर्जी है। 244 डिवाइड बाई 4
6102। अच्छा, P&L में क्या जाता है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। ये हमारे साल का इंटरेस्ट है, पे अगले साल हो रहा है, तो कहां लेके जाए इंटरेस्ट? फाइनेंस कॉस्ट में। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट की तो मैंने वर्किंग खोल ली हुई है माय डियर, तो यहां ले जाए इंटरेस्ट किसके ऊपर? ऑन लीज्ड एसेट्स 17। ये लेसी की पहली दूसरी तीसरी क्लास में एडवांस का सवाल कर लिया था। 1741। इसको बाहर ही लिख दें क्योंकि और कोई इंटरेस्ट ऑन लीज तो है नहीं। और क्या जाता है P&L में? नीचे उसने लिखे सारे पीपी की डाल दो, तो राइट ऑफ यूज की भी डाल दें कॉस्ट ऑफ सेल में, कोई मसला नहीं। वर्किंग नंबर 4, कॉस्ट ऑफ। ये फिक्स वाला सवाल नहीं है कि कॉस्ट ऑफ सेल काफी डिटेल में दी, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वो चीजें नहीं दी हुई, बस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल वैसे ट्रायल में भी आ रही है, उसकी टेंशन ना भी लें। डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ वर्किंग नंबर 3.1। ओके, दैट्स नाइस। 6102। जरूरत पड़ने पे वर्किंग खोलते रहेंगे। ट्रायल में कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है? छोड़े परे अभी वो सिंगल फिगर्स हैं, वो बाद में उठा लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन करते हुए अगर ऊपर ट्रायल में जाने की जरूरत पड़ी वो चले जाया करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको जाने दें। जी आगे चलें। P&L बन गया, ये फाइनेंस कॉस्ट में रूट होके इधर पार्क हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और वो कॉस्ट ऑफ सेल से रूट होके यहां पार्क हो जाएगी। तो आज हमने लेसी की किताबों में सही जगह पे डेप्शन इंटरेस्ट डाल के देखा, जहां पे प्रॉपर फुल फ्लैश सवाल में जाना चाहिए। अब बैलेंस शीट में ले जाएं ROU, कॉस्ट 244 माइनस थोड़ी सी रिस्की अप्रोच है, मैं डबल एंट्री से लेके नहीं चल रहा, और डबल एंट्री से लेके चला भी नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि LL का फिर भी करंट नॉन करंट अलग अलग ही करना पड़ेगा जी। और बिल्कुल दूसरी तीसरी क्लास में LL 2 जगह नजर आएगा हमारे साल की पेमेंट के नीचे। करंट नॉन करंट, वन टू और इंटरेस्ट पेएबल भी नजर आएगा। कोई नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको इजाजत दी हुई है कि नई लाइन डाल दें बस। इंटरेस्ट पेएबल वो लोन का था, ये किसका है? लीज का। 1741। इंटरेस्ट पेएबल में इसलिए जाने कि हमारे साल पे नहीं हुआ ना, एडवांस का सवाल है। जी ये क्या है? डेप्रीसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल, इंटरेस्ट इन फाइनेंस कॉस्ट, ROU इन बैलेंस शीट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, और इंटरेस्ट पेएबल। जी अकाउंटेंट ने क्या गलती की है? नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, गलती नहीं उसने लिखी हुई, थोड़ा सा उसने जो है वो गलती लिखने की बजाय थोड़ा सा एक हिंट दिया नीचे। A recent review by finance department has reached a conclusion that 7 million of rent relates to lease. It is not rent, it is lease. अब क्या करें? इन द एंड एक चीज कर दें, यहां से माइनस कर दें, मेरे पास जगह नहीं है,
तो मैं थोड़ा सा आगे यहां पे माइनस कर दें 7 फेस पे, हाँ फेस पे ही कर दें माइनस, बाकी कितना बच गया 1600। क्या आपको ये फील हो रहा है कि रेंट में ये नहीं जाना चाहिए, ये रेंट की जगह 7000 को टूट के डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट में जाना चाहिए, और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट भी 7000 के बराबर नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि वो तो लीज की कहानी अलग है। लीज में तो 7000 खर्चे में जाता ही नहीं, लीज में तो 7000 के रेंटल्स को डिस्काउंट करके इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जाता है P&L के अंदर। अच्छा, मेरा अब इसमें यह मशवरा है, जो अकाउंटेंट रेंट के अंदर डाल चुका है 7000 उसको यहां से निकाल दें और रेलेवेंट जगहों पे पूरी लीज की अकाउंटिंग कर दें। लेकिन अगर कोई लॉजिक को देखना चाहता है तो वो फिर एक लंबी बहस है, उसमें फिर ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्रीज करके आपको दिखाने लगा हूं। डेट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स वेस्ट टाइम टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 9, ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 24408, लीज लाइबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। रॉन्ग एंट्रीज पास्ट, रेंट डेबिट बैंक, बैंक या कैश जो मर्जी कर लें, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बैंक से कट गया क्योंकि बैंक की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। इसके बाद ROU ले जाएं बैलेंस शीट में, ROU ले जाएं जिसने एंट्रीज करके करना है। अब ROU कहां चला गया, बैलेंस शीट में। यह मैं कैंसलेशन नहीं कर रहा, यह मैं लेके जा रहा हूं। इंटरेस्ट को ले जाएं P&L में, डेप्रिसिएशन को ले जाएं P&L में, फाइनेंस चार्जेस को ले जाएं बैलेंस शीट में। इन दोनों को नेट करके कोई फायदा नहीं होना, इसकी जगह बेहतर है कि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लें। इन दोनों को नेट करके कोई फिगर नहीं निकलनी, इसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि इन दोनों को नेट करके करंट नॉन करंट इकट्ठा निकल आना है, वो बाद में भी हमें टेंशन होनी है। तो इन दोनों को तो नोट के फेस से ही देख लें, ये दोनों भी चले गए बैलेंस शीट में। पीछे बच गया, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया, ठीक है। इसको मैं काटता नहीं हूं, इसको ले जाएं बैलेंस शीट में, इसको और इसको ले जाएं P&L में, इसको ले जाएं बैलेंस शीट में। इन दोनों को वहां से देख लें, यहां से ना देखें, इन दोनों को हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के कर दें। एक चीज बच गई, आंखें खोलो, एक चीज बच गई है, रेंट पड़ा रह गया डेबिट साइड पे, इसको कर दें क्रेडिट। ये मैंने किया, तो जिन्होंने एंट्रीज के जरिए चलना था वो ये था। फिर तो बेहतर है कि जो उसने गलत कर दिया उसको यही माइनस कर दें, और जो लीज चाहती है वो पोस्ट कर दें, इससे टाइम सेव हो जाएगा। अब 1600 क्या है बताया हुआ है उसने, द अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हीकल, अदर कितना बचा, relates to lease of vehicle of short term lease and the rent payment should be charged to operating expenses। ठीक है, 1600 बच गया, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्क की 2-3 लाइनें छोड़ दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रायल में भी वैसे नजर आ रहे हैं, उसकी खैर है जी। रेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लीज, ये कोई एरर तो नहीं है, बस उठा के रेलिवेंट जगह पे फेंक दें, बाकी को कहां ले जाएं, कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। शॉर्ट टर्म लीज को तो वैसे भी P&L में डालते हैं, इस शॉर्ट टर्म लीज का तो नहीं बनता वो
सारा डे टमाटर, इसकी डबल एंट्री नहीं करनी, ट्रायल में नजर आ रहा है माय डियर, डबल एंट्री नहीं करनी। ये बच्चों वाले सवाल हैं जो पुराने ज़माने में आया करते थे। अब इन सवालों के साथ साथ डिस्क्लोजर्स भी मांगते हैं कि आप डिस्क्लोजर्स भी बनाएं। फिलहाल इस सवाल में सिर्फ P&L बैलेंस शीट मांगी है, तो ये निहायत फारिग सवाल आते थे बहुत ज़माने पहले, आसान आसान से, इसमें कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं है ना, बस लीज सारी पोस्ट कर दी उठा के, और क्या है। छोटी सी चीज़ थी, शायद अगर मैं आपको ना भी बताता तो आपने रेंट 7,000 का आप यहां से माइनस ही कर देना था। ओके, अदर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिसिएटेड 20% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट कितना है? नहीं, 197,000 में से आप माइनस करेंगे ओपनिंग कम रिडक्शन, क्योंकि ओपनिंग बीवी पे रेट लगाना है, तो प्लांट की ओपनिंग बीवी पकड़ें, इस पे रेट लगाएं, उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डालें रिडक्शन को। डेप्रिसिएशन प्लांट कॉस्ट जी मल्टीप्लाइड बाय कितनी कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जानी है, कितनी एडवांस सेलिंग में लेके जानी है? सारी कॉस्ट ऑफ सेल में जी 30 तो 000 डबल एंट्री पीपी क्रेडिट। अब आपकी मर्जी है कि डबल एंट्री करते हुए पीपीई क्रेडिट कर दें, क्योंकि नोट तो मांगा नहीं हुआ, या अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोल लें। अब मैं नोट नहीं बनाने लगा पीपीई का, लेकिन उस तरह की वर्किंग खोल के इसे अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाके क्रेडिट करने लगा हूं। डबल एंट्री अब देखिएगा कैसे होगी। वर्किंग नंबर 6, पीपी नोट ना बनाए यहां पे पीपी का। पीपी में जरा सवाल में बताएं क्या क्या चीजें आ रही हैं। लीज होल्ड नहीं, वो लीज नहीं है, वो मैं बताऊंगा वो क्या है। लीज होल्ड बिल्डिंग आ रही है, और इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है या अमोर्टाइजेशन जो भी है, और प्लांट आ रहा है, और इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। अच्छा, प्लांट की अकामुलेशन ब्रॉड डाउन मुझे ट्रायल से मिल जाएगी, फॉर द ईयर कितनी है? 30,000। यहां पे डाल दें इसको, ब्रॉड डाउन मुझे ट्रायल से मिल जाएगी, 30,000 इधर डाल दें। डालें जी, चार लाइनें खोलें, 1 2 3 4, लेकिन ये पीपी के नीचे करके लिखिएगा। ये नोट है या समरी है किसी तरह की? बस समरी सी है, नोट तो नहीं है ये। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ब्रॉड डाउन ट्रायल से उठा लेंगे। जी वर्किंग नंबर 7, डेट
ये आप लोग सुन लें सारे, यहाँ से शुरू किया करना है, क्योंकि पहले साल से शुरू नहीं करना, पता नहीं कितने साल पहले ही खरीदे हों। हमारा सवाल तो फाइनल अकाउंट का 1 साल का होता है ना, तो बस ओपनिंग बीवी से शुरू किया करना है आपने जी। ये कम अक्टूबर 14, ओपनिंग बीवी 2.5 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 40,000, जी 2,10,000 जी। पहले डेप्रिशिएट करें या पहले रीवैल्यू करें? क्यों? डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे है, तो पहले डेप्रिशिएट कर दें। रिमेनिंग लाइफ अब निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ निकलती है अक्सान रीवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डेप्रिसिएशन के लिए, तो रिमेनिंग लाइफ अक्सान निकालने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है अक्सान, चलें जी। 2.5 लाख 30 सितंबर 15, जी 30 सितंबर 15, बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट 2 लाख, रीवैल्यूएशन बैलेंसिंग हाँ जी 20,000 ज़रब टैक्स रेट देखें कितना, ग्रीन पट्टी, स्काई ब्लू पट्टी, जनरल एंट्री से पोस्ट कर दें या वैसे ही पोस्ट कर दें? चलें वैसे ही पोस्ट करते हैं पहले, फिर जनरल एंट्री से करते हैं। ओके अच्छा, वैसे बेहतर ये है कि इसको हमें काट देना चाहिए। अब एंट्रीज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री तो नहीं होती। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि ये चला जाए P&L में, पता नहीं देखते नहीं ऊपर, ये चला जाए P&L में और ये चला जाए बैलेंस शीट में, और एक एंट्री कम से कम ज़रूर कर लें अपने समझने के लिए, ये चला जाए P&L में, ये चला जाए बैलेंस शीट में, और एक एंट्री ज़रूर कर लें एसेट डेबिट DTL में ले जाएं 5,000 क्रेडिट साइड पर, और सरप्लस इन OCI में ले जाएं 15,000।
अच्छा, मैं पहले पोस्टिंग करने लगा हूं एंट्रीज के जरिए, फिर बाद में पोस्टिंग करूंगा शॉर्टकट। तो आप लोगों ने शॉर्टकट नोट करने, एंट्रीज के जरिए नोट नहीं करना। पहले मैं एंट्रीज के जरिए पोस्टिंग करने लगा। एंट्रीज के जरिए पोस्टिंग के लिए मुझे फिर ट्रायल वाली ये दोनों फिगर्स स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे चाहिए होंगी, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ट्रायल वाली ये दो फिगर्स, ट्रायल में 2.5 लाख एक दफा नजर आ रहा है, ट्रायल में 40,000 एक दफा नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा लंबा काम करने लगा हूं, जरा देखिएगा। देखते जाइएगा, 1 मिनट देखते जाइएगा। 2.5 लाख और 40,000 ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों ट्रायल में नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, पहली एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस, ये पहली एंट्री होगी। इसके बाद एक वार्म अप की एंट्री होगी, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। थोड़ा सा लंबा काम है ये। पहली एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब स्काई ब्लू पट्टी की दो एंट्रीज, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, प्रॉपर्टी क्रेडिट। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट वर्किंग नंबर 8, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ऑस्से क्रेडिट। लेकिन ये तरीका मेरे ख्याल से ऑप्ट ना कीजिएगा, पहले इधर देख लें सारे। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन, अब वार्म अप की एंट्री, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, प्रॉपर्टी क्रेडिट, एसेट डेबिट 20,000 से, डीटीएल क्रेडिट 5,000 से और सरप्लस इन ओसीआई। अच्छा, इसकी जगह अगर आप ये वाली मेस अवॉइड करना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका है कि ये वाली मेस अवॉइड करने के लिए इसको आप मिटा दें और बस चुप करके ये वाला 2,20,000 उठा लें, क्योंकि कोई नोट तो हमने बनाने नहीं, तो बस डायरेक्ट ये वाला 2,20,000 उठा लें। वो भी 2,20,000 यहां आना था, पहले भी वही आना था 2 लाख, बट ट्रायल से चीजें उठाना छोड़ें बस। तो शॉर्टकट तरीका ये है जो मैं आप रेड मार्कर से आपको लिख के देने लगा हूं। ये शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं। इसकी जर्नल एंट्री सोचें, इस स्काई ब्लू पट्टी की, इसको ले जाएं P&L में और इसको ले जाएं, ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है ये साथ वाले से डिफरेंट बॉल पॉइंट पकड़ के लिख लें। ये जरा शॉर्टकट तरीका है। इसकी जर्नल एंट्री सोचें, इसको P&L में ले जाएं, इसको बैलेंस शीट में ले जाएं। इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आपको बता दूंगा इनका क्या करना है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। ये असल में इजीएस्ट क्वेश्चन है, बस इसमें एक लीज की एडजस्टमेंट है, एक पीपी की रिवैल्यूएशन की, और तो कुछ भी नहीं है सवाल में।
अच्छा, so try to use a shortcut. Take this figure 220,000 and put in balance sheet. Take this figure 10,000 and put in P&L. Depreciation property P&L लिखें जी, ये दो चीजें आप सारे लिखें, ये बैलेंस शीट में लिखें, ये P&L में लिखें। और स्काई ब्लू पट्टी की जनरल एंट्री करनी है। अच्छा, अब एसेट डेबिट करने का कोई फायदा नहीं है। एसेट डेबिट करके दोबारा 20,000 को बढ़ाने दीजिएगा, वो इसमें पड़ा हुआ है। जनरल एंट्री जरूर करें, लेकिन अब एसेट डेबिट करके दोबारा कोई फायदा नहीं। बस आगे चलें। जनरल एंट्री में एसेट डेबिट DTL क्रेडिट, चलें जी, ये बनाएं सारे। एसेट डेबिट DTL अकाउंट खोलें, DTL क्रेडिट, और सरप्लस इन OCI। भाई इसकी टेंशन ना लें, बैलेंस शीट में क्या जाना है, आप लोग उसकी टेंशन ना लें। मैं एंट्री आपको जो करवाई हुई उस पे रहें, सरप्लस इन OCI। अभी हम पैट और OCI को ले जाएंगे कहीं और वहां से बैलेंस शीट में भी गिरा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बस अभी सरप्लस इन OCI डाल दें, बस डबल एंट्री कर दें पूरी। चलें जी आगे। अब इधर ले आओ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 18 मिलियन, 18,000 इसको कर दें। CT डेबिट, CTP क्रेडिट। वर्किंग नंबर 9, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट करें, फिर क्रेडिट में करवाता हूं प्रोविजन। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट 18,000। At 30 September, there are TTDs of 92. DTL as on 30 September 15। कितने हैं? तो ये तो एट है बस, ठीक है, बस कोई टेंशन ही नहीं। फिर इस पे रेट लगाएं 20। इसको ले जाएं कैरी डाउन में या फॉर द ईयर में? ये ऐड है ना, तो ये भी फिर ऐड आया है, ये कैरी डाउन में ले जाएं। जी बोलें। 23,000, ओह सॉरी, ये 92 मिलियन था। समीउल्लाह को बुलाओ। अब बुला लो। 20
3000। बैलेंसिंग बुलेंसिंग निकाल लेते हैं, अभी ट्रायल से चीजें आनी है, बस टेक अ साई ऑफ रिलीफ और अब ट्रायल की तरफ आ जाए। सो सादा सी चीज थी भाई, लीज की चीजें आनी थी, पॉज करो। अच्छा जी, नाउ ट्रायल में पहली लाइन पढ़ें क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 130। देखें जी, कहां साथ साथ ही लेके जाइएगा। 130, चलो साथ 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 करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000। डिडक्शंस पहले नहीं पड़ी हुई थी क्योंकि कम डिडक्शन का ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो कम डिडक्शन का ओपनिंग बैलेंस आ रहा था जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000। जी। लोन इंटरेस्ट पे 1500। लोन का इंटरेस्ट रेंटल ऑफ व्हीकल्स में 7,000 को हमने उल्टा दिया है, 1600 को लिख दिया है यहाँ पे, क्यों रह गया मैंने क्या? आगे चले। रेवेन्यू, बिजनेस, हर बिजनेस की जान रेवेन्यू 338,300 3,38,00,000 सैकड़ा हजार 1,00,000 करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़। अच्छा जी आगे। इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम 2000। अदर इनकम में डाल दें। और लीज और प्रॉपर्टी की कॉस्ट हम ले गए थे वर्किंग नंबर 7 में, वो लेके जा चुके हैं। आगे इन्वेस्टमेंट्स नहीं, मैं नहीं मानता। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट 197,000। ब्रॉड डाउन 40, छोड़ें भी टोटल्स। इन्वेस्टमेंट्स 9, शेयर कैपिटल 2, ओपनिंग में ही लिख दें अब, और तो उसने कुछ नहीं बताया हुआ। बेशक वर्किंग में बना लीजिएगा स्टेटमेंट एंड इक्विटी, वैसे कभी पेपर में आ जाए तो इस वजह से बनाइए। 20,000। लोन नोट्स होते हैं डिवेंचर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी का लफ्ज लिखें। लोन नोट्स डिवेंचर्स होते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी जी। आगे अभी ठहर जाए कुछ लोग, जरा यहां तक पहुंच जाए। लोन लिख लें 50,000 और डीटीएल का ब्रॉड डाउन लिख लें 20,000। पारक का सवाल था। आगे इन्वेंट्रीज 23,700। कितना? हमारे ज़माने में ऐसे सवाल आते थे, घुमाता रहता था क्या, कभी इस सफ़े पे जाओ कभी उस सफ़े पे जाओ। आप लोग तो सीधे सीधे डिस्क्लोजर वाले सवाल आ रही हैं। 23,700। ट्रेड रिसीवेबल्स 7, 400 लो। हो गया, बस अब छोटे को लगा दें, सारी वर्किंग से टोटल कर ले। वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
छोटे को लगा दें, सारी वर्किंग टोटल करके आपको दे देता हूँ जी। हाँ, इसमें अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन हुई होती तो वो सवाल बता देता, इस वजह से ओपनिंग लिखा है। अगर कोई नए शेयर इशू हुए होते तो फिर शायद ये ओपनिंग ना होता। ओके, अभी अगर आप इसको क्लोजिंग भी ले लेना तो बैलेंसिंग ओपनिंग यही आना है, ये भी तो बात है ना। अगर आप इसको क्लोजिंग में भी लिख लें तो बैलेंसिंग ओपनिंग यही आना है। अच्छा जी, आप बता दें सवाल के अंदर वर्किंग 1 का टोटल क्या है? वो तो मर गई हुई है। वर्किंग 2 का टोटल 4741। बेशक पोस्ट करते रहे साथ साथ। 4741। वर्किंग 3 का टोटल वो तो मर गई हुई है। वर्किंग 4 का टोटल 186 102 टोटल सही कराओ, बाद च बैलेंस शीट टैली ना हुई तो फिर स्यापा पै जाएगा, फिर आपको बुलाना पेगा। वन एट 180 102। वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 5 का टोटल 366। वर्किंग नंबर 6 का टोटल 3 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए वो मैं बाद में पूछता हूँ। 3,40,000 बोले। 3 लाख आगे। वर्किंग 6 लिखने। DTL कैरी डाउन करते हैं, चले कटा हुआ है, कटे हुए को ले जाएं। DTE बैलेंसिंग कर ले पहले। वर्किंग कौन सी 6 के बाद कौन सी आनी है? 7 तो मर गई। पीपी के भी 6 है, 7 तो मर गई। 8 इधर आ रहा है। DTE मैं क्यों 2000, आप दे 2000। एंट्री बोल, एंट्री करें। अच्छा, कुछ ऐसे तो नहीं बच्चे बैठे हुए जो कह रहे हैं लगे रहो यार, तो ऐसी भी हैंड दे, तस्वीर ही खींचनी है ना, करें ऐसा जुल्म अपने साथ। साथ साथ नोट करें जी। DTL डेबिट, डेफर टैक्स कितना? क्रेडिट है तो खुशी है। बस यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिंदगी में। 16,000 इसका तो माइनस ही करना है, ओवरऑल में से तो माइनस ही करना है। 16,000 और कोई बस कर दो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। वर्किंग 10 हो गई बस। DTL का कैरी डाउन ले जाते हैं, वो इधर भी याद आ जाएगा इंशाल्लाह, ले जाओ ऐसे। 23,000। अच्छा जी, जफ्फी GP कटो 158,198। ईद याद आ रही है, 158,198। अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस 0। PBT कभी खुद भी निकल आया कर। 1188 डाल लो।
10857। नहीं, इसको TCA ही रहने दें जरा पहले। बादशाह सलामत का हुक्म है कि खाली लाल को बुलाया जाए। खाली लाल छल छलिए। इस तरह ना कर दीजिएगा कि लाल को इत्थे पाछड़े काली को इत्थे पाछड़े। ये उंगलियां जरा सही रखिएगा जब लेके जा रहे हो। खाली लाल, इसमें था ना काली का, काली लाल। 1028 15,000। नदी को दरिया में डाल दिया। अभी यहां से जब टोटल आएगा तो इसको समंदर में ले जाएंगे। समंदर तो वैसे ही खाली पड़े हैं, तो नदी नदी को चलाएं। जैसी नदियां चलती हैं ना, नदी को चलाएं, दरिया में पाएं। सॉरी, अच्छा, इधर इधर से कटे और आप इस अभी ठहर जाए, एक एक करके चलते हैं। चलें। सही शोल आया है। सबको लपेटा मार के फेंक दें। अब ये जितनी भी है ना दरिया, इनको समंदर में ले आए। 20,000। काला पानी, अच्छा जी, 20,000। 122 15। यार प्लीज ये हाथ ना चलाया करें, वैसे भी सर्दियों में बहुत जोर से लगती है। हाथों को ना अपने कंट्रोल में रखना है पूरी जिंदगी। छोटे टोटल करा। नाइन 06। मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं, क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे होने हैं कि अगर यहाँ पे हम लिख जाए ना 562,906, तो उन्होंने भी पूछना तक नहीं है कि करंट लायबिलिटीज भी डालनी थी उसमें। तो अगर कोई इधर भी टोटल लिख जाते ना तो सबने मुतमईन रहना था। अच्छा खासा बच्चा है ऐसा हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, बहुत वैरायटी है। ये सारे जमा करें, ये सारे जमा करें। 562,906। तेरा पैर इस सीढ़ी पे क्यों आ रही है? ये सीढ़ी मेरे वास्ते है। आप हमारे घर आइए कभी, हम आपके लिए लाल कारपेट बिछाएंगे। साथ वाले को कहें लाल कारपेट, रेड कारपेट वेलकम, ब्लैक कारपेट। वो कह रहे कारपेट गंदा हो जाएगा यार। अच्छा, वैसे कुछ घर ऐसे हैं मेहमान आए तो भी उनके सोफों पे चादरें ही पड़ी रहती हैं। तो चले कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, आप पता नहीं कब खोलनी है उन्होंने, 10 साल बाद, 5 साल बाद, पूरी जिंदगी होता है ना। ऐसे कई कई घरों में जाते हैं, चिट्टी चादरें नहीं पड़ी होती हैं, वो कफन के लिए भी यूज हो सकती है माय डियर। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, किसी और मौके पे इस्तेमाल करेंगे, बाद में उनके मरने के बाद बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके,
अच्छा अच्छा जी, अब इस सवाल में नोट कौन कौन से बन सकते हैं, जरा बता दें। नोट कौन कौन से बन सकते हैं? पीपी का बिल्कुल बन सकता है। ओपनिंग कॉस्ट अवेलेबल है, एडिशंस अवेलेबल हैं, डिस्पोजल्स अवेलेबल हैं, क्लोजिंग अवेलेबल हैं, रीवैल्यूएशन का सारा डाटा अवेलेबल है। बल्कि आपको एक दफ़ा मैंने शायद बना के भी दिखाया था कि अगर आप ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी का नोट बनाना चाहें तो बताएं ओपनिंग ट्रायल में कितना आ रहा है? 250 आ रहा है ना, और इधर ओपनिंग 40 47। अब फिगर्स तो हमें ऑलमोस्ट याद ही हैं। अब फिगर्स तो देखें हमें ऑलमोस्ट याद ही हैं। होना तो बैलेंस शीट ही नहीं टैली हो रही यार। छੱਡ दो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ भाई, मुस्कुरा के तो देख लो यार। आपको और आपके साथ वाले को कह रहा हूं, नहीं आपसे पीछे वाले भाई, उसको समझ आ गया, उसको छोड़ो। अगर आपने पीपी का नोट बनाना हो तो ये डेटा अवेलेबल है, फिर आप डेप्रिसिएशन डालेंगे, 10 की थी मुझे याद है, फिर आप ट्रांसफर करेंगे 50 को, फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस डालेंगे 20 को, ये पीपी का नोट बन जाएगा। तो पीपी का नोट भी बन सकता है माय डियर, और लीज का नोट भी बन सकता है। लीज का नोट भी बन सकता है, आरओयू का नोट भी बन सकता है, और मैच्योरिटी एनालिसिस का नोट भी बन सकता है। तो ये डेटा अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट है जिससे हम पीपी का नोट बना लें, और ये डेटा सफिशिएंट है जिससे हम किसका नोट बना लें? लीज का। बाकी टैक्स का नोट बनाना चाहें बना सकते हैं आप, पीबीटी वगैरह लेके, रिकॉन्सिलेशन पता नहीं मैच करे ना करे, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो ये नोट बन सकते हैं सवाल में, कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। शेयर कैपिटल का नोट में आप कुछ है ही नहीं, बस शेयर कैपिटल फिर इशूड फॉर कैश ही होंगे, तो और क्या, बस ये इस तरह के कुछ 2-4 नोट बन सकते हैं अगर वो मांगे तो। लेकिन ये है कि पता ज़रूर होना चाहिए कि नोट इससे बन सकते हैं। बाकी ये किसी दिन मैं बात करूंगा, इस कंपनी पे 4th शेड्यूल लगता है, लेकिन हमसे डिस्क्लोजर इसने नहीं मांगे। 5th शेड्यूल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज पे लगता है। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पे कौन सा शेड्यूल लगता है? 4th शेड्यूल लगता है। बातें बहरहाल आसान है, बातें थोड़ी ज़्यादा होंगी शायद फाइनल अकाउंट में, लेकिन बातें आसान है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, अब एक एडजस्टमेंट मैं आपको करा रहा हूँ, फिर नमाज के बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह कुछ नया ट्विस्ट जो है वो लेके आते हैं क्लास में, ताकि बहुत रिफ्रेशिंग हमारा जो है वो अगला टाइम गुजरे। आए पेज 675 पे, बस 3-4 मिनट दे दें फिर क्लोज करें। पेज 675 पे आए, फिर नमाज की ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन 5 की एडजस्टमेंट 1, पास पेपर क्वेश्चन 5 की एडजस्टमेंट 1। हाँ जी, द लैंड एंड बिल्डिंग वर रिकॉर्ड ऑन जकम जनवरी 11। द कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज 600। The cost of land was, and the building is on Jacom January 15, a professional firm साल के शुरू में valued at 18। लेकिन किताबों में तो किस पे नजर आ रहा है? किस पे नजर आ रहा है? इसका मतलब है अभी रीवैल्यू नहीं हुआ। और अकोमोडेशन भी कौन सी नजर आ रही है? ओपनिंग। अभी तक डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ।
On Jacobs January, a professional valuation firm valued the building at 1840 with no change in value of land. The estimated life was 20 years and the remaining life has not changed as a result of valuation. ये तो total life होगी ना original. तो 60% of buildings to allocated to manufacturing यानी cost of sale and 25% to selling and 15% to admin. इसके अगला सफ़ा खाली है इसका, पिछला खाली है, पिछले पे कर लें. डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L, टैक्स, नेट सरप्लस. शुरू कहाँ से करें? ओपनिंग बुक वैल्यू से. ओपनिंग बुक वैल्यू पर ट्रायल में देखें 2000 माइनस 400. अनलकीली इस सवाल में रीवैल्यू इधर ही हो रहा है. जीवन बहुत देर तो सानू पता है. पैंती 35%, 65%. एसर की कॉस्ट 600 काका तो क्लास के बाद मिली मेरे से. टोटल कॉस्ट 2600 है, उसमें 600 की लैंड है और हम बिल्डिंग को रीवैल्यू कर रहे हैं. रशीद की हो गया काके मन्ने तीनों? खामोशी बेहतर है. 80 अब डेफिनेशन के साथ डेट ना लिखें. खरीदी कब? ये लड़ लो. खरीदी कब? कितने साल हो गए इस्तेमाल करते हुए? 4. टोटल रिमेनिंग. यहां रिमेनिंग लाइफ क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है. जी बोलें. अब डेट लिख दें. ये 5 जरा चेक करें मुझे. 5.25. मैं की दसा सॉरी. सान सी चीजें हो रही हैं भाई. ये 1729 है, 5 है. नहीं एक्सान नहीं 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 मारना नहीं उन्होंने. बेटा तलिया नो तलिया. चलो ठीक है. पट्टी मेरा मशवरा ये है कि इसको ले जाएं बैलेंस शीट में, इसको ले जाएं बैलेंस शीट में और इसको ले जाएं P&L में और इसकी कर दें जनरल एंट्री. और आज इसकी भी जनरल एंट्री कर दें. इसकी तो जनरल एंट्री होती ही नहीं, आपको बताया हुआ है. ये वो DTL के अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाती है. तो आज डायरेक्ट पोस्टिंग जरा नोट कर लें रेड मार्कर से.
वही है, बस एक नई जर्नल एंट्री करवाई है, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली। अच्छा, अब भाई अब 1 मिनट के लिए पोस्टिंग देख लो, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने चले जाना। एसेट डेबिट, अब वो रहने दें वार्म अप करने की एंट्री, वो एसेट अकाउंट यहां पर खुद ही आ जाएगा। एसेट डेबिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टोटल उठा लेना है। डीटीएल क्रेडिट, तो डीटीएल अकाउंट खोल के पहले समझ लें, डीटीएल अकाउंट खोल के क्रेडिट। सरप्लस इन ओसीआई अब आपने लेके कितना जाने, 150। ओहो, घर जाके इन दोनों को टोटल कर लीजिएगा टीसीआई। अच्छा, ये 150, इसके बाद ये डेप्रिसिएशन तीन जगह फेंकनी है, वो बहुत लंबा काम है, डेप्रिसिएशन 3 जगह फेंकनी है। इसके बाद ये बैलेंस शीट में ले जाइएगा। इसके जर्नल एंट्री देखें कहां करनी है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। ये जो 10 की एंट्री है ना, ये यहां करनी थी, इस सवाल में तो थी ही नहीं। सरप्लस डेबिट प्लस रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इसको ओसीआई से रूट नहीं कराते। एक सेकंड को दोबारा देखें, एसेट डेबिट टेंशन नहीं, क्योंकि टोटल उठा लेना है। डीटीएल क्रेडिट, टी अकाउंट खोल के डीटीएल में, सरप्लस इन, ये 156 यहां जाने, उसके बाद ये उठ के इधर एंड पे आ जाना खुद ही, थोड़ा सा लाना पड़ेगा। ये P&L में जाने तीनों जगह, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग में। और सरप्लस डेबिट ओसीए से रूट नहीं कराना, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, इसको यहां पे सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग रेट जाए। मैं चले जाए मैं टोर जाना है, फिर ना क्यों जाए भाई, ऐसे को घर में जज्बाती हो रहा ना तो उसको ना ऐसे कहना।